आज के जमाने में औलादें तो पालना पर उनसे उम्मीदें नहीं। आज प्रभाकर जी की शादी की 50वीं सालगिरह थी। उन्हें पत्नी को फूलों का गजरा देना था। जेब में सिर्फ 5 रुपए थे और गजरा 20 रुपए का। बहू पिंकी से कहा 15 रुपए चाहिए। बहू ने पूछा क्या करोगे? बोले तुम्हारी सास के लिए गजरा लेना है। बहू ठाके मार के हंसने लगी और साथ ही उससे मिलने आए उसके भाई भाभी भी ठाके मार मार के हंसने लगे। बहू का भाई बोला, पिंकी तुम्हारे ससुर तो इस उम्र में अपने आप को शाहरुख खान समझ रहे हैं, तो तुम्हारी सास क्या हुई दीपिका पादुकोण? पिंकी की भाभी ने पति की बात को बीच में ही काटते हुए कहा और वह सब हंस हंस के लोटपोट हो रहे थे। बेचारे प्रभाकर जी सोच रहे थे, पता नहीं ऐसा क्या कह दिया कि यह सब इतना मजाक बना रहे हैं। क्या बुढ़ापे में पत्नी को तोहफा देना कोई जुर्म है? शाम को जब बेटा गौरव आया तो प्रभाकर जी ने बेटे से भी कुछ पैसे मांगे। बेटे ने कहा अभी मेरे पास जेब में नहीं है, पैसे पेटीएम में हैं और पेटीएम आपको चलाना नहीं आता। आप बाहर जाओ, जो चीज खरीदनी है खरीद कर मुझे नंबर बता देना, मैं पेटीएम कर दूंगा। इतने में बहू पिंकी आ गई और बोली, तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे बाबूजी किस लिए पैसे मांग रहे हैं? इस उम्र में आशिकी सूझ रही है तुम्हारे बाबूजी को। क्या कह रही हो पिंकी, जरा सोच के बोलो, बेटे गौरव ने कहा। और नहीं तो क्या, पूछो अपने बाबूजी से क्यों चाहिए उनको पैसे। तुम्हारी माँ के बालों में गजरा लगाना है, कैसा लगेगा सफेद बालों में गजरा? सोचो तो सही, बुढ़ापे में सटिया गए हैं तुम्हारे माँ बाप। पत्नी सुमित्रा शर्म से पानी पानी हो गई। अब तो बेटे के सामने आने में भी उन्हें शर्म आ रही थी। बहू ने ऐसा माहौल जो बना दिया था कि ना जाने क्या ही गुनाह कर दिया था। पूरा मकान, पिता का पूरा बिजनेस सब बेटे के हाथ में था। अब अपने ही बिजनेस में कुछ पैसे बेटे से मांगते हुए भी उन्हें 100 बार सोचना पड़ता था। कपड़े सालों पुराने हो गए थे, दवा खत्म हो जाती थी तो भी कितनी बातें सुननी पड़ती थी, तब जाकर दवा मिलती थी। एक दिन गली में चाट वाले की रेहड़ी आई। सुमित्रा का मन करा तो बहू से कहा, बहुत चटोरी होती जा रही हो माँ, अपनी जबान पर थोड़ा लगाम रखा करो। तुम्हारे बेटे की कमाई बहुत मेहनत की है, ऐसे बर्बाद करने के लिए नहीं। बेचारी सुमित्रा मन मार के रह जाती थी। प्रभाकर जी छटपटा रहे थे। पत्नी को रेस्टोरेंट में लेकर डिनर करवाना चाहते थे, एक गजरा लेकर देना चाहते थे। इसमें क्या ही उन्होंने दुनिया मांग ली थी। आखिर जिंदगी के 50 साल दोनों ने साथ बिताए थे, बस इस खुशी को यादगार बनाना चाहते थे। लेकिन बहू बेटे को तो शायद याद भी नहीं था कि आज उनकी माता पिता की 50वीं एनिवर्सरी है। प्रभाकर जी बाहर जाकर पार्क में बैठ गए। सुमित्रा इंतजार कर रही थी अपने पति का, ना जाने कहाँ जाकर बैठ गए हैं। जरूरी तो नहीं है कि मुझे गजरा दें, उन्होंने मेरे साथ जो प्यार से जिंदगी बिताई है वही मेरे लिए किसी पार्टी से या किसी तोहफे से कम नहीं। सारा दिन बहू के ताने दिल चीर देते थे। बहू कभी भी पसंद का खाना नहीं बनाती थी, जो भी मिलता चुपचाप खा लेते थे, कभी शिकायत नहीं करते थे। एक बेटी थी, उसकी शादी हो गई थी, लेकिन भाभी के बर्ताव के कारण वह भी माता पिता से मिलने नहीं आ पाती थी। कभी कभार माँ बाप से फोन पर ही बात कर लेती थी। सुमित्रा कहती थी कभी मिलने आ जाया कर बेटा, तेरे को देखने का मन करता है। कैसे आऊँ माँ, आप तो जानती हो भाभी कैसी हैं, कभी हंसकर बात नहीं करती, मेरे आते ही उनका मुंह बन जाता है। आपको मैं कितनी बार कहती हूँ कम से कम आप मुझसे मिलने आ जाया करो, लेकिन आप तो घर से निकलती ही नहीं। बस इतना कहकर बेटी ज्योति फोन रख देती थी। सुमित्रा को क्या जवाब दूंगा, इस कश्मकश में प्रभाकर जी घर आने लगे। तभी उन्हें याद आया उनके एक दोस्त ने कभी उनसे 500 रुपए उधार लिए थे, शायद वे उनको लौटाना भूल गए थे। तभी वे उनके घर गए। सोचा उन पैसों में कम से कम सुमित्रा को सस्ते रेस्टोरेंट में ही कुछ खिला लाऊंगा। दोस्त ने कहा अंदर आ जा। प्रभाकर जी सोफे पर बैठ गए, सोच रहे थे किस मुंह से पैसे मांगूं। बहुत हिम्मत करके दोस्त से कहा, मुझे वह 500 रुपए चाहिए जो मैंने कभी तुम्हें उधार दिए थे। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ दोस्त कि मैं तुमसे पैसे मांगने के लिए आया, लेकिन मैं बहुत मजबूर हूँ, मुझे माफ कर देना। बेटा कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गया है, इस वजह से मुझे तेरे पास आना पड़ा। नहीं तो तुझे पता है मेरा बेटा कितना अच्छा है, वह कभी मेरी जेब खाली होने देता ही नहीं। अपने दोस्त के आगे अपने घर की इज्जत बचा रहे थे प्रभाकर जी। दोस्त ने तुरंत 500 रुपए निकाले और दे दिए और कहा, कोई बात नहीं यार, तूने मुझे वक्त पर दिए और देखना मैं देना ही भूल गया। अच्छा हुआ तूने मांग लिए, कम से कम मेरे सर से कर्जा तो उतरा। घर आकर सुमित्रा से कहा, सुमित्रा तैयार हो जाओ, हम बाहर घूमने जा रहे हैं। देखो बहू से कहना कि हम मंदिर जा रहे हैं, वरना वह हम पर बातें बनाने लग जाएगी। सुमित्रा देख रही थी कि सुबह तक तो इनकी जेब खाली थी, अब इनके पास पैसे कहाँ से आ गए। प्रभाकर जी के बहुत जोर देने पर उन्होंने अपनी शादी वाली बनारसी साड़ी पहन ली। शादी को 50 साल हो गए थे, लेकिन साड़ी आज भी वैसी की वैसी ही थी। सुमित्रा ने जान से भी बढ़कर संभाल कर रखी थी। साड़ी पहनने के बाद तो आज भी वह नई नवेली दुल्हन सी लग रही थी। रेस्टोरेंट गए, खाना खाया और फिर गजरा खरीद के पत्नी के बालों में लगा दिया। सुमित्रा थोड़ा शर्मा रही थी। प्रभाकर जी बोले, मैंने सोचा है मैं कुछ काम कर लेता हूँ,
कब तक दूसरों के आगे हाथ फैलाता रहूंगा। सुमित्रा बोली, इस उम्र में आपको कौन काम देगा। प्रभाकर जी बोले, सुमित्रा तुम चिंता मत करो, मैं कहीं ना कहीं काम ढूंढ लूंगा। और वे अगले दिन सुबह काम ढूंढने के लिए निकल पड़े। नाश्ता बहू ने दिया नहीं था। बहू सोकर ही 11 बजे उठती थी। अगर सुमित्रा किचन में जाती तो बहू पूरा घर सर पे उठा लेती थी। यह क्या हाल कर दिया है किचन का, मेहरबानी करके आप मेरे किचन में न आया करें। इस कारण बेचारी सुमित्रा पति को नाश्ता भी न बना कर दे सकी और वह खाली पेट ही काम ढूंढने के लिए निकल पड़े। बहुत भटके इधर उधर, लेकिन काम नहीं मिला। निराश होकर घर लौट रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि रेड लाइट पर कुछ बच्चे गाड़ी के शीशे साफ कर रहे थे और लोग उन्हें कभी 10 रुपए तो कभी 20 रुपए दे रहे थे। उन बच्चों को देखकर प्रभाकर जी ने जेब से रुमाल निकाला और गाड़ियों के शीशे साफ करने लग गए। लोगों ने बहुत मना किया, अंकल आप ऐसा ना करो, लेकिन वह नहीं सुन रहे थे। ऐसा करने के बाद लोग उन्हें बच्चों से भी अधिक पैसे देने लगे, कोई 50 तो कोई 100 रुपए। आज उनके पास 500 रुपए जमा हो गए थे। सुबह का नाश्ता किया नहीं था, भूख भी बहुत जोरों की लगी थी। सामने ब्रेड पकोड़े वाले की रेडी थी। मन करा कि एक ब्रेड पकोड़ा लेकर खा लें, लेकिन पैसा खर्च करने की हिम्मत नहीं हुई। यह सोचकर घर चल के खाना खाऊंगा। घर जाकर सुमित्रा के हाथ में पैसे थमा दिए, यह कहकर कि यह तुम्हारे पति की मेहनत की कमाई है। सुमित्रा उनकी तरफ देख रही थी और सोच रही थी ये पैसे कहाँ से आए। उन्होंने अपने पति से पूछा, पैसे कहाँ से लाए। प्रभाकर जी बोले, तुम्हें आम खाने से मतलब है, पेड़ मत गिनो। अब तुम इन पैसों से जो मर्जी करो, तुम्हारा कुछ खाने का जी करता है तुम खा सकती हो, बहू के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। अब यह सिलसिला रोज चलने लगा। वह सुबह घर से निकल जाते थे और रेड लाइट पर जाकर गाड़ियों के शीशे साफ करते थे। एक दिन गाड़ी का शीशा साफ कर रहे थे, तभी एक लड़के ने उनका हाथ पकड़ लिया और गाड़ी से बाहर आ गया। जैसे ही प्रभाकर जी ने देखा तो अपना मुंह छुपाने की कोशिश करने लगे। वह कोई और नहीं, उनका नवासा राहुल था। राहुल रोते हुए अपने नाना जी से लिपट गया। नाना जी, यह आपका क्या हाल हो गया है, आप यह क्या काम कर रहे हो, आपको ऐसी पैसों की क्या जरूरत पड़ी, और अगर पड़ी भी थी तो मामा जी से मांगते या मम्मी से कहते। प्रभाकर जी चुप थे, कुछ न बोले। क्या करते, बेटे का हाल तो जानते ही थे और पुराने ख्यालात के होने के बावजूद बेटी के घर का तो पानी पीना भी गवारा नहीं था। राहुल ने नाना जी को गाड़ी में बिठाया और अपने घर ले गया। तो उनकी बेटी ने अपने पापा को कहा, पापा आपने ऐसा क्यों किया, आपको क्या जरूरत पड़ी थी यह सब करने की, आपको पैसे चाहिए तो मुझे कहते। प्रभाकर जी की गर्दन झुकी हुई थी। फिर उन्होंने सारी बात अपनी बेटी को बताई। राहुल सुन रहा था। राहुल बोला, नाना जी आज मैं जो भी हूँ आपकी वजह से हूँ। आप पिताजी के स्वर्गवास के बाद मुझे और मम्मी को अपने घर ले आए, मुझे पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया। जब मामी आई तो हम वापस अपने पिताजी के घर में आ गए और आपको कभी मुड़कर भी नहीं देखा। हमें माफ कर दीजिए, हम आपके गुनाहगार हैं। राहुल नाना के कदमों में बैठकर रो रहा था। ज्योति की आंखों में भी आंसू थे। राहुल ने कहा, नाना जी अब बहुत हो गया, अब आपका हिसाब मैं करूंगा। अब आप सिर्फ जैसा मैं कहूँगा वैसा करोगे। आप घर जाओ और कुछ कपड़े सूटकेस में डालो और एक बात जरूर याद रखना, अपने घर के पेपर जरूर साथ लेकर आना। प्रभाकर जी तो पहले मान नहीं रहे थे, फिर उन्होंने अपनी बेटी की कसम देने पर यह बात मान ली। सुमित्रा पूछ रही थी, हम कहाँ जा रहे हैं। प्रभाकर जी कुछ बोल नहीं रहे थे। बहू ने पूछा, कहाँ चले हो दोनों। तब प्रभाकर जी बोले, कुछ दिन अपनी बेटी के घर रहने जा रहे हैं। ओहो, आज कैसे याद आ गई बेटी की। अब बेटी के घर का पानी कैसे पियेंगे आप, बस हमारी छाती पर मूंग दलने के लिए बैठे थे यहाँ पर। प्रभाकर जी बहू की बात अनसुना करके बेटी के घर चले गए। करीब 2 दिन बाद एक डीलर पार्टी को घर दिखाने के लिए लाया। पिंकी समझी गलती से आ गए होंगे और उसने डीलर को घर से निकाल दिया। 15 दिन से प्रभाकर जी और सुमित्रा अपनी बेटी के घर पर ही थे, लेकिन बेटे और बहू में से किसी ने एक बार फोन करके भी उनका हालचाल नहीं लिया। शाम को गौरव चाय पी रहा था, तभी कुछ लोग आए और कहने लगे, यह मकान 10 दिन के अंदर खाली हो जाना चाहिए। गौरव के पैरों से जमीन खिसक गई कि यह कौन है और ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। तब उसने पूछा, तुम कौन हो और ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो वह बोले, हमने यह मकान खरीद लिया है और हमें 10 दिन के अंदर इस पर कब्जा चाहिए, नहीं तो हमें अपनी तरह से कार्रवाई करनी पड़ेगी। गौरव समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या हो रहा है। पिंकी छटपटाने लगी। तब उन्होंने उनसे पूछा कि यह मकान तुम्हें किसने बेचा है। उन लोगों ने बताया, यह मकान तुम्हारे पिताजी ने हमें बेचा है। गौरव की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई कि यह कैसे हो सकता है, पिताजी हमें बिना बताए मकान कैसे बेच सकते हैं। सुबह होते ही अपनी बहन के घर पहुंच गए दोनों। वैसे तो कभी बहन की याद आती नहीं थी। वहां पहुंचकर हल्ला कर दिया, आपने क्या किया पिताजी, हमें बिना बताए मकान क्यों बेच दिया। तब प्रभाकर जी बोले, मेरा मकान था, मैंने बेच दिया, मैं तुम्हें इस बात का जवाबदेही नहीं हूँ, तो इसलिए अब तुम यहाँ से जा सकते हो। इतना कहकर प्रभाकर जी ने अपना मुंह घुमा लिया। सुमित्रा भी खामोश थी। पिंकी सुमित्रा के पैरों में गिरकर रो रही थी और गौरव प्रभाकर जी के आगे रो रहा था। ऐसा मत करें पिताजी, हम रास्ते पर आ जाएंगे। प्रभाकर जी बोले, तो मैं क्या करूं, तुम अपना खुद देख लो। मेरे पिताजी ने मुझे घर से निकाला था, अभी अपनी मेहनत से यह सब मैंने बनाया, तुम भी अपनी मेहनत से बनाओ।
मेरा मकान, मेरा बिजनेस, सब कुछ मेरा होते हुए भी मैं 5-5 रुपए के लिए तुम्हारे आगे गिड़गिड़ाता रहा हूँ। तुमने कभी यह नहीं सोचा कि मेरे माता पिता की भी कोई जरूरत हो सकती है। तुम्हारी जैसी औलादें हमेशा यह सोचने लग जाती हैं कि जो इंसान बुढ़ा हो गया उसकी ना कोई जरूरत है ना कोई ख्वाहिश। बस मैंने फैसला कर लिया है, अब इस फैसले से मुझे कोई नहीं हटा सकता। गौरव और पिंकी वापस लौट गए। अब राहुल ने अपने साथ वाला मकान प्रभाकर जी को दिलवा दिया था, क्योंकि बेटी के घर में वह रहना नहीं चाहते थे, और साथ ही बाकी जो पैसा बचा वो बैंक में जमा करवा दिया, ताकि उसके ब्याज से नाना जी घर चला सके। और खाना बनाने और दूसरे कामों के लिए एक मेड रख दी थी। बिल्कुल सच है, आज के ज़माने में औलादें तो पालना, पर उनसे उम्मीदें बिल्कुल नहीं। कहानी को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। कहानी कैसी लगी, पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।